हेलो गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब आई एडवेरा के चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर व्यक्ति का किसी भी तरीके से, चाहे वो दुर्घटना हो और चाहे वो नॉर्मल तरीके से, अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो व्यक्ति मर क्यों जाता है। ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर वो कौन सा प्रोसेस शरीर में होने लगता है जिसकी वजह से व्यक्ति मौत के कगार पे पहुंच जाता है अथवा उसकी मौत हो जाती है, और केवल उसका रीज़न क्या होता है, ब्लड लॉस होना। तो यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से इस चीज़ को समझ लें। क्या हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो ये डेथ अकर क्यों करता है। ठीक है, वाई डेथ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर ब्लड क्या है, और ब्लड को जानने के लिए ये देखना होगा कि हमारे शरीर में ब्लड जो है वो सर्कुलेट कैसे होता है। तो आइए कुछ चित्रों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे देखिए, ये हमारा शरीर है सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस शरीर में ये है आपका हार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और कलर दूसरे से ले लेते हैं। ये है क्या, हमारा हार्ट। और हार्ट हमारा जब पंप करता है तो हार्ट पंप करने से जो आपका ये रेड ब्लड दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन है। और जो नीले रंग का दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन रहित ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। इसके वजह से इस नस नाड़ियों का कलर भी बिल्कुल अलग है, धमनी और सिरा, तो वेन्स एंड आर्टरीज। अब यहाँ पर चीज़ों को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, और इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक चित्र का और सहारा लेते हैं, एक पिक्चर और देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो हमारे शरीर में अन्य लोगों की तरह ही, या अन्य जो जीव जंतु हैं उनके तरह ही, यह एक तरीके से सर्कुलेट होता है। और वो जब सर्कुलेट होता है तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, यानी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ में हमारे शरीर में जितने भी अपवर्ज्य पदार्थ हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको हमारे शरीर से निकालने का काम करता है। यानी अब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि ये जो ब्लड है, ब्लड फ्लूइड है, ये केवल और केवल नेसेसरी सब्सटेंस को डिलीवर करता है, और वो नेसेसरी सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, और सेल जब काम करता है तो उसके काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और जब वो काम करता है तो काम के बदले में वह तमाम तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। और उसमें उस व्यवस्था में क्या होता है कि वो हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए। वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, उन वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा में मिक्स होता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो पूरे ब्लड का 55% हिस्सा जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा है, और उसमें प्लाज्मा में भी 92% वॉल्यूम जो होता है वो वाटर का होता है। और बाकी जो होते हैं उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, मिनरल्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये हमारे शरीर में जो है डिलीवर्स होते रहते हैं। और डिलीवर्स होने का जो माध्यम है वो माध्यम है हमारा रक्त। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर व्यक्ति जो है ब्लड की कमी की वजह से डेथ क्यों कर जाता है। और हमारे शरीर में जो बनने वाले अपौज पदार्थ हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो हमारे शरीर से बाहर भी निकलते हैं, और उसका एक ही माध्यम होता है ब्लड। अब जरा हम इसको देखें कि जब हमारा हार्ट पंप करता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है
तो पंप करने में ये एक माध्यम है रक्त के अंदर आने का, और दूसरा ये एक माध्यम है रक्त के अंदर आने का। ये वाला जो माध्यम है इससे शरीर का निचला हिस्सा जितना है वो रक्त को खींच करके इस चैम्बर में लाता है, और ये शरीर का ऊपरी हिस्सा है जो रक्त को खींच करके इस चैम्बर में लाता है। यहाँ पर हमने आपको रक्त के दो चित्र रखे हैं। हमारे शरीर में रक्त इस तरह से धीमी गति से चलता है, लेकिन जब हार्ट पंप करता है और अच्छी तरीके से पंप करता है तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से रक्त कितनी तेजी से सक हो रहा है, खींचा जा रहा है और हार्ट के अंदर वो इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो है इस नली के माध्यम से हार्ट के इस चैम्बर में आ रहा है, इस चैम्बर के बाद से यहाँ पर आ रहा है। अब इस चैम्बर का नाम है जिसको हम अभी बताते हैं कि क्या नाम से इस चैम्बर को बोलते हैं। अभी सामान्य तरीके से समझिए कि ये पहले नंबर चैम्बर में आता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर चैम्बर में जाता है, और दूसरे नंबर चैम्बर के बाद ये वॉल्व खुलता है, और वॉल्व खुलने के बाद ये तुरंत ऊपर की तरफ भाग जाता है, और भागने के बाद ये चला जाता है फेफड़ों की तरफ। फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त इस चैम्बर में आता है, यानी तीसरे नंबर चैम्बर में आता है, और तीसरे के बाद ये चौथे नंबर चैम्बर में आ जाता है। चौथे नंबर चैम्बर से ये वापस आयोर्टा की तरफ भागता है, और आयोर्टा हमारे सारे शरीर में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये खेल। देखिए, हार्ट ये पंप कर रहा है, और हार्ट पंप कर रहा है तो पंप करने के बाद जो पहला नंबर वाला चैम्बर है, थोड़ा सा इसको कलर को चेंज कर लें ताकि लिखने में भी आपको दिखे। ये पहला नंबर वाला चैम्बर है। पहले नंबर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। यहाँ आप तस्वीर में साफ साफ देख रहे हैं राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से ब्लड जब दूसरे नंबर चैम्बर में जाता है तो दूसरा नंबर चैम्बर क्या कहलाता है? राइट वेंट्रिकल। तो एट्रियम से जब वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तो जो वॉल्व इस्तेमाल किया जाता है उस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से ये दूसरे नंबर चैम्बर यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये रक्त जो है फेफड़ों की तरफ जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ऑक्सीजन लेने के लिए जब फेफड़ों की तरफ जाता है तो उसमें भी एक जो है वॉल्व खुलता है, और ये जो वॉल्व है इस वॉल्व को कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे आप दोनों चित्रों के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनरी वॉल्व से दोनों तरफ एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है, और जिसे हम लोग कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से रक्त हमारा चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में रक्त जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद वापस पल्मोनरी वेन्स से ये तीसरे नंबर, ये देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन्स है। इस चित्र को यहाँ से आप कोरिलेट करिए। पल्मोनरी वेन से ये सीधे किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद से ये चौथे नंबर चैम्बर में जाता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब ये तीसरे से चौथे में जाता है तो जिस वॉल्व का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मिट्रल वॉल्व। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ बगल वाले चित्र में सारा कुछ लिखा हुआ है। मिट्रल वॉल्व। अब मिट्रल वॉल्व के बाद से ये चौथे नंबर का जो चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और यही ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, और ये एक और वॉल्व का यूज़ करता है जिसे कहते हैं आयोर्टिक वॉल्व, और आयोर्टिक वॉल्व का यूज़ करते हुए पूरा का पूरा रक्त जो है ये कहाँ भेज देता है? आयोर्टा में। यहाँ आप देख रहे हैं इस चित्र में आयोर्टा साफ साफ बना हुआ है, और आयोर्टा 3 भागों में रक्त को भेज देता है। ऊपर के भागों और शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क वाले भाग में, फिर शरीर के बीच वाले भाग में, और फिर शरीर के निचले वाले भाग में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रक्त का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यानी कुल मिलाकर के अभी तक आप जान चुके हैं कि रक्त है क्या, उसका कार्य क्या है, और ये कैसे हमारे हार्ट में सर्कुलेट करता है, और कैसे हार्ट इससे पूरे शरीर में सर्कुलेट करवाता है। अब आइए आगे चलते हैं। रक्त की जब बात आ जाती है तो रक्त 3 तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स,
और आरबीसी को कहते हैं आपका एरिथ्रोसाइट्स। तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर समझ में आ गया कि तीन तरह के रक्त के कण जो हैं यानी ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, आरबीसी। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, और जिसे जो है जूलॉजी की भाषा में कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स, अब देखिए आपको पता होगा कि भाई खून निकल रहा है और खून पानी की तरह है, नहीं बिल्कुल नहीं, खून पानी की तरह नहीं होता, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे कण जो हैं ये जो इस तरह से गोल आकृति में दिख रहा है और चपटी आकृति में भी है, कटोरे की तरह, तो वो आपका हो गया रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की, जब हम लोग बात करते हैं कि भाई डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी अकेले नहीं आता है। डब्ल्यूबीसी के साथ 5 कमांडोज होते हैं और वो 5 कमांडोज का नाम है मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स पहला कमांडो। दूसरा कमांडो जो होता है वो होता है इस्नोफिल। इस्नोफिल। तीसरा कमांडो जो होता है वो होता है बेसोफिल। और चौथा कमांडो जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और पांचवा जो कमांडो होता है उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ये एल है, इसको आप टी मत समझ लीजिएगा, इसको हम मिटा करके फिर सही कर दे रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये 5 कमांडोज हैं। अब यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो हमारे शरीर का कुछ हिस्सा कट जाता है, फट जाता है, और जहाँ से ब्लड लॉस शुरू हो जाता है। तो ब्लड लॉस ही नहीं होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब का भी अटैक होता है। और जैसे अटैक होता है वैसे ही डब्ल्यूबीसी, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि डब्ल्यूबीसी कैसे ये पैथोजेंस है और इस पैथोजेंस को कैसे घेर लिया है और घेरने के बाद इसे पचा करके खत्म कर देगा। तो इस कार में आपका बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स कोई भी जो होगा वो कार्य कर रहा होगा। तो ऐसे ही ये चारों तरफ से घेर करके और बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को मार करके खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर पूर्णतः सुरक्षित रहता है। अब रही बात ब्लड लॉस की, तो जब ब्लड लॉस शुरू होता है तो हमारा जो तीसरा सबसे मजबूत पहलवान है जिसका नाम है प्लेटलेट्स, वो क्या करता है, वो चारों तरफ से जो है घेर लेता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बेटा ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस जो शुरू होती है वो कई चरणों में शुरू होती है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्लेटलेट्स जो है वो कई चीज़ों को ट्रिगर करता है। इसमें जो है रक्त को जमाने संबंधी कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिगर करता है किसको, कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ये देख रहे हैं थ्रोम्बिन नीले रंग का आपको अभी दिखा है, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट होता है तो थ्रोम्बिन जो है वो ट्रिगर करता है फाइब्रिनोजन को। ठीक है, और फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। और फाइब्रिन एक तरीके का धागा है जो इस
पूरे कटे हुए भाग पर फैल जाता है और इसको इस तरह से सिलना शुरू कर देता है यहाँ पर। और इस तरह से जब सिलना शुरू कर देता है, यहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो क्लॉटिंग में हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये फंस जाते हैं और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो तमाम जगहों से इकट्ठा हो करके वहाँ पर रक्त जमाना शुरू कर देता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त को जमाने में मदद करना। और कुछ प्रोटीन को साथ लेकर के, इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम वगैरह को भी साथ लेकर के ये रक्त को जमाने का कार्य शुरू कर देता है। लेकिन अब अगर सोचिए कि हमारे शरीर का जो हिस्सा है उसमें फटन ज़्यादा हो गई हो, ज़्यादा वो टीयर हो गया हो, फट गया हो, ज़्यादा चोट लग गई हो, अथवा कोई ऐसा मेजर नस कट गया हो जिससे कि ब्लड रुक ही न रहा हो और लगातार ब्लड बह रहा हो, तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में नस कट गया। अब नस कट गया तो यहाँ देख रहे हैं कि खून तेजी से शरीर से बाहर निकल रहा है। अब जब खून तेजी से शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसमें डब्ल्यूबीसी भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे और रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, सारे के सारे बाहर निकलना शुरू होगा। लेकिन हमारा शरीर भरसक कोशिश करेगा प्लेटलेट्स के साथ लेकर के कि वहाँ पर कहीं कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए। और हर एक व्यक्ति का ब्लड क्लॉट होने का कुछ निश्चित समय होता है, उतने समय में वो ब्लड क्लॉट पूर्ण रूप से हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो वहाँ पे कई कंडीशंस आती है, जो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशंस होती है, उसमें ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। और अगर ब्लड नहीं चढ़ाया जा सका है और ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। तो हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है वो तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देगा, और तेज़ी से जब कार्य करना शुरू कर देगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तेज़ी से फेफड़े की तरफ जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में जा रहा है ताकि हर एक टिश्यू को जिंदा रखा जा सके। अब यहाँ देख लीजिए, ये लंग्स है। लंग्स जो है सफ़ेद रंग का जो डॉटेड डॉटेड है वो ऑक्सीजन है, और ये आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल्स को तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है जिससे हम टिश्यूज़ को ज़िंदा रख सकें, हमारा शरीर ज़िंदा रह सके, हमारा मस्तिष्क ज़िंदा रह सके और सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलता रहे। हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से होने लगता है, और जब तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। और हार्ट बीट बढ़ जाता है, उस खास कंडीशंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक जब हमारे मस्तिष्क में लगता है तो हमारा मस्तिष्क तेज़ी से सक्रिय हो जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से मस्तिष्क तेज़ी से सक्रिय हुआ है और वहाँ के सारे मस्तिष्क के सारे टिश्यूज़ अपना काम तेज़ी से शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस चक्कर में हम एक भारी नुकसान कर बैठते हैं, और वो भारी नुकसान क्या है? हार्ट बीट को बढ़ा देना, जिसकी वजह से व्यक्ति की सांस फूलने लगती है क्योंकि तेज़ी से उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और तेज़ी से जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती है। अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिमाग की बत्ती जल गई है। तो दिमाग की बत्ती जली है यानी कि आपको बचने का भरपूर कोशिश कैसे भी करना है वो दिमाग आपको बताने लगता है, और ये कुछ ही देर तक हो सकता है क्योंकि देखिए तेज़ी से ब्लड लॉस हो रहा है। इनकेस अगर तेज़ी से ब्लड लॉस नहीं हो रहा है तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर तेज़ी से ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा? और आज के वीडियो का यही विषय है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मस्तिष्क कितनी तेज़ी से सक्रिय हो गया है, और तेज़ी से सक्रिय हुआ है यानी वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक है, और हाइपोवोलेमिक शॉक में हमारा हार्ट बीट बढ़ना तय हो जाता है। और जब हार्ट बीट बढ़ना तय हो जाता है तो रक्त का नुकसान जहाँ हो रहा है वहाँ रक्त का नुकसान और तेज़ी से होने लगता है। अब वहाँ ज़रूरत है ऐसे क्लॉटिंग का जहाँ से रक्त नुकसान ना हो। लेकिन अगर रक्त नुकसान हो जाता है तो हमारी कंडीशन क्या हो? अगर हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला और 50% से अधिक ब्लड हमारा लॉस हो गया तो हमारा हार्ट जो है वो धीरे धीरे पंप करना बंद कर देता है। हार्ट विल स्टॉप पंपिंग, अदर ऑर्गन विल शट डाउन एंड यू विल लाइकली टू बी अ कोमा। यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक हमें मिला जिंदा रखने के लिए, वो ज़रूरी था,
लेकिन वो हाइपोवोलेमिक शॉक जो था वो हमें और ज़्यादा मौत के करीब ले गया, क्योंकि ब्लड लॉस होने का जो दर था, जो रेट था, रेट ऑफ ब्लड लॉस था, वो कहीं ज़्यादा था। और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का समय था वो बहुत कम हो गया, और जिसकी वजह से व्यक्ति कोमा में पहुंच जाता है। और जब कोमा में पहुंच जाता है तो हमारे फेफड़े से जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से रेड ब्लड सेल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। और क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हमारा रेड ब्लड सेल्स ऑलरेडी 50% से एवब जा कर के लॉस हो चुका है। और वैसी कंडीशन में हमारा जो ब्रेन है वो हमारा ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और वहाँ पे दिमाग की बत्ती धीरे धीरे बुझनी बंद हो जाती है, और एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है। और कोमा में अगर एक्सीडेंट के बाद बचा लिया गया है और व्यक्ति कोमा में है तो वापस कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और धीरे धीरे ब्रेन डेड होने लगता है। और ब्रेन डेड अगर हो गया तो मेडिकल कंडीशन में इसे व्यक्ति की मौत माना जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे शरीर से अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो व्यक्ति मौत के कगार पे पहुंच जाएगा, और अगर 50% से अधिक ब्लड लॉस हो जाएगा तो व्यक्ति को बचाया जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति या तो कोमा में चला जाएगा और या तो उसको उसकी डेथ हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आई एडुवेरा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।